हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेबरहुड के बारे में बताया था। सो इन द लास्ट लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बेसिक एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। सो एज यू कैन सी, इट इज रिटन ओवर हियर. So what basically the theorem is, the intersection of two neighborhood of a point is again a neighborhood of that point. So this is basically today's theorem. तो आज का ये जो लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है? तो स्टेटमेंट कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में बताया था। तो बेसिकली नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट होता क्या है, अगर मैं आपको ये रिकॉल करा दूं तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक मेट्रिक स्पेस अज्यूम करेंगे XD, उस XD में हम एक पॉइंट लेंगे और उस XD में हम एक सेट लेंगे, और उस सेट को, उस पॉइंट का नेबरहुड हम तब कहेंगे जब हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर R ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या थी? A बिलोंग्स टू SAR, यानी उस जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट को सेंटर मान करके R रेडियस का एक ओपन स्फीयर ऐसा मिलना चाहिए जो N में या नेबरहुड में जो हम सेट कंसिडर कर रहे हैं उसमें प्रॉपरली कंटेन हो जाए। अगर कोई सेट ऐसी प्रॉपर्टी को रखता है तो वो नेबरहुड हो जाएगा उस पॉइंट A का। ठीक है, तो ये है बेसिकली नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो ये लेक्चर जो है वो इस थ्योरम पे कंसंट्रेटेड है कि अगर हमारे पास दो नेबरहुड हुआ, इफ वी हैव टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, देन द इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो ये है बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। उन दोनों नेबरहुड का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो नेबरहुड है किसी पॉइंट का, और उन दोनों नेबरहुड का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट सेट भी क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का नेबरहुड जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? और बेसिक रिक्वायरमेंट इज वी नीड टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we consider a metric space XD, then we consider a point in X, and then we consider two neighborhood of that point, then we proceed as further, right? तो प्रूफ में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने assume किया है metric space। तो here we have written let XD be a metric space, right? And let A belongs to X. So XD is a metric space and A belongs to X. XD is a metric space and A is an element of X. तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था? एक मेट्रिक स्पेस का मैंने सपोज कर लिया, एक पॉइंट का मैंने सपोज कर लिया। अब हमें दो नेबरहुड चाहिए। नाउ वी नीड टू नेबरहुड। लेट अस अज्यूम लेट N1 and N2 बी टू नेबरहुड ऑफ A. वी हैव अस्यूम्ड N1 and N2 as two neighborhood of A. What we have to prove is N1 intersection N2 is again a neighborhood of A. We have to prove this point. अब देखिए N1 A का नेबरहुड है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया? एक मेट्रिक स्पेस सपोज किया, उसके बाद मैंने एक पॉइंट सपोज किया X में, और फिर उसके बाद मैंने सपोज किया कि N1 और N2 क्या है? दो नेबरहुड है A का, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास दो नेबरहुड होना चाहिए, तभी हम उन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने N1 और N2 दो नेबरहुड सपोज कर लिया है किसी पॉइंट A का। अब आगे देखते हैं। N1 is a neighborhood of A. Here it is written N1 and N2 are two neighborhood of A. Then N1 is a neighborhood of A. Also N2 is a neighborhood of A. Since N1 is a neighborhood of A, there exists R1 greater than 0 such that this property is satisfied. Neighborhood की प्रॉपर्टी क्या है? नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है? N1 क्या है? A का नेबरहुड है। तो हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर ग्रेटर देन 0 जरूर मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और यही मैंने लिखा हुआ है। N1 is a neighborhood of A, then there exists R1 greater than 0 such that A belongs to SAR1 is a subset of N1. This condition satisfies the condition of a neighborhood. This condition, what this condition tells us? This condition tells us that N1 is a neighborhood of a point A. And similarly, N2 is also a neighborhood of A. Then there must exist R2 greater than 0 which satisfies this condition. What is this condition? A belongs to SAR2
is a subset of N2. This is an open sphere centered at A and having radius R1, and this is an open sphere which center is A and radius is R2, right? तो मैंने इसे मान क्या लिया, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इसे इक्वेशन 2 मान लिया. आई कंसिडर्ड दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट? नाउ व्हाट वी से, our main objective is to prove that N1 intersection N2 is a neighborhood of A. Our objective is to prove that N1 intersection N2 is again a neighborhood of A. Now we proceed as further. Now the real proofs start from this point. Now let R is equal to minimum of R1 and R2. हम सपोज क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से हमारा मेन प्रूफ स्टार्ट हो रहा है. Now let R is equal to minimum of R1 and R2. देखिए R1 भी क्या है, एक रियल नंबर है. R2 भी क्या है, एक रियल नंबर है. यहां से आप देख सकते हैं R1 is also a real number and R2 is also a real number. Which type of real number? Positive real number, because these both are greater than 0. Now since R1 is a real number as well as R2 is a real number, we can compare R1 and R2. So as we can compare R1 and R2, maybe R1 is minimum among R1 and R2, right? Maybe R1 is minimum between R1 and R2. Maybe R2 is minimum between R1 and R2. Only these two conditions can happen. So what we suppose that now let R is equal to minimum of R1 and R2. R क्या है, मिनिमम है R1 और R2 का. यानी R1 अगर छोटा हो जाएगा तो R की वैल्यू R1 हो जाएगी, और R2 अगर छोटा हो जाएगा R1 से तो R की वैल्यू R2 हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए क्या होगा. क्लियरली R इज लेस देन इक्वल टू R1. ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है. मान लीजिए R की वैल्यू R1 की इक्वल आ गई, तब क्या होगा, R की वैल्यू अगर R1 की इक्वल आ गई तब क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 हो जाएगा. तो R इज इक्वल टू R1 इस कंडीशन में भी तो है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है. इफ R इज इक्वल टू R1 देन ऑल्सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज दिस इज R इज लेस देन इक्वल टू. हमें लेस देन से कोई मतलब नहीं है, हमें इक्वल टू से मतलब है. समझिएगा इस बात को. R की वैल्यू अगर R1 के बराबर हो गई तो R लेस देन इक्वल टू R1, दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दिस इक्वल साइन, राइट? अब देखिए R इज लेस देन इक्वल टू R1 हो जाएगा. देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगा, R की वैल्यू अगर R1 हो गई तो R लेस देन इक्वल टू R1 हो सकता है. R की वैल्यू अगर R1 हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि R2 R1 से बड़ा होगा तभी R की वैल्यू R1 हो रहा है. तो हमारे पास आ क्या रहा है, R इज लेस देन इक्वल टू R1 भी होगा और R इज लेस देन इक्वल टू R2 भी हो जाएगा. R इज लेस देन इक्वल टू R2 क्यों होगा, क्योंकि R1 इज लेस देन इक्वल टू R2 होगा. R इज इक्वल टू R1 है और R1 लेस देन इक्वल टू R2 है, तो R इज लेस देन इक्वल टू R2 भी हो जाएगा. ओवरऑल R R1 से भी लेस देन इक्वल टू होगा और R2 से भी लेस देन इक्वल टू होगा. अब दूसरी चीज़ देखते हैं, R की वैल्यू अगर R2 आ रही है, R की वैल्यू अगर R2 आ रही है तब इससे क्या हो सकता है, R की वैल्यू R2 कब आएगी, जब R1 की वैल्यू R2 से बड़ी होगी तभी आएगा. तो R की वैल्यू अगर R2 है, ये तभी होगा जब R1 की वैल्यू R2 से बड़ी हो जाए, तो R लेस देन इक्वल टू R1 हो सकता है. और इसी तरह R लेस देन इक्वल टू R2 भी हो सकता है. R की वैल्यू R2 की इक्वल है तो R लेस देन इक्वल टू R2 भी हो सकता है. हमें लेस देन से मतलब नहीं, हमें इक्वल टू से मतलब है. वो कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो इन दोनों ही कंडीशन में हम देख क्या रहे हैं, ये जो R है वो R1 से भी लेस देन इक्वल टू हो सकता है और R2 से भी लेस देन इक्वल टू हो सकता है, और इसी कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं. क्लियरली R इज लेस देन इक्वल टू R1. ठीक है, अब देखिए R जो है वो लेस देन इक्वल टू R1 है. अच्छा एक चीज़ और, R1 और R2 कैसा है, दोनों ग्रेटर देन 0 है. बोथ R1 एंड R2 इज ग्रेटर देन 0. These both real numbers are greater than 0. Now, so what we see, R is less than equal to R1. This is obvious that this R is also greater than 0. Why? Because this R1 is greater than 0. This R2 is greater than 0. So the minimum of these two both real numbers would be also greater than 0. So R is less than equal to R1. ठीक है, अब देखिए R क्या है, R1 से या तो छोटा है या तो बराबर है. तो इससे क्या हो सकता है, अगर हम क्या करें, सेंटर डिफाइन कर दें A, हम एक ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करें जिसका सेंटर A हो. इफ यू कंस्ट्रक्ट एन ओपन स्फीयर हुज सेंटर इज A एंड रेडियस R, देन द ओपन स्फीयर फॉर्म्ड would be the subset of an open sphere whose center is A and radius is R1. And why this is so? This is so because R is less than equal to R1. समझिएगा इस बात को.
r लेस देन इक्वल टू r1 है तो SAR इज अ सबसेट ऑफ SAR1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों में सेंटर A है, सेंटर कॉमन है, रेडियस क्या है, एक का रेडियस छोटा है एक का रेडियस बड़ा है, तो छोटा वाला रेडियस बड़े वाले रेडियस में कंटेन कर जाएगा, छोटा वाला स्फीयर बड़े वाले स्फीयर में कंटेन कर जाएगा, तो इस वजह से SAR इज अ सबसेट ऑफ SAR1, ये हो सकता है। अब देखिए SAR में और कुछ हो ना हो सेंटर तो ज़रूर होता है, SAR में और कुछ हो ना हो सेंटर ज़रूर होगा, तो यहाँ से A बिलोंग्स टू SAR, ठीक है। अब देखिए ये सबसेट ऑफ SAR1 मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसके बाद A बिलोंग्स टू SAR, इसे मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है और इसे भी मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, SAR1 इज अ सबसेट ऑफ N1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, SAR1 इज अ सबसेट ऑफ N1, सो SAR1 इज अ सबसेट ऑफ N1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए नाउ वी ओमिट दिस पार्ट बिकॉज दिस पार्ट इज ऑफ नो नीड। दिस implies A belongs SAR is a subset of N1, and this what this condition show, this condition again show that N1 is a neighborhood of A, but this is essential because this is equation number 3 and further we will use this. A belongs to SAR is a subset of N1, ये कंडीशन हमारे पास आया, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 और इस कंडीशन का यूज आगे प्रूफ में पढ़ने वाला है। अब देखते हैं, जैसे R is less than equal to R1 था, as R is less than equal to R1, R is also less than equal to R2, also R is less than equal to R2. Why this is so? Because R is the minimum of R1 and R2, so R is less than equal to R1 also and R is less than equal to R2 also. So R is less than equal to R1 implies A belongs to SAR is a subset of N1. Now what we see that what this condition implies. So R is less than equal to R2, in a similar manner this implies SAR is a subset of SAR2. Open sphere centered at A and radius R is a subset of open sphere centered at A and radius R2, right? अब देखिए ओपन स्फीयर में और कुछ हो ना हो उसका सेंटर जरूर होगा, तो A belongs to SAR is a subset of SAR2. अब इसके आगे A belongs to SAR is a subset of SAR2 is a subset of N2 from equation number 2. SAR2 is a subset of N2 from equation number 2, right? Now we omit this part. This part is of no need. This implies A belongs to SAR is a subset of N2, and this is equation number 4. Now what we see, equation number 3 and equation number 4. From this equation number 3 and from this equation number 4, if we combine these both equations, what we get, A belongs to SAR is a subset of N1 intersection N2. Why this is coming? Omit this part. A belongs to SAR, omit this part. This part, forget it. Consider SAR is a subset of N1. Now similarly SAR is a subset of N2. Now what you do, take intersection of left hand side of equation 4 with left hand side of equation 3 and intersection of right hand side of equation 4 and right hand side of equation 3. What we have, SAR intersection SAR, which is SAR again, SAR, omit this part, SAR, subset of N2 intersection N1, here is N1 intersection N2 because intersection is an operation which is commutative, so N1 intersection N2 is equal to N2 intersection N1. So here what we obtain, SAR intersection SAR is a subset of N2 intersection N1. So what we have, SAR is a subset of N1 intersection N2, and any open sphere, if we consider any open sphere, it must have its center. So A belongs to SAR is a subset of N1 intersection N2, and this is the condition of neighborhood. What it represents, that N1 intersection N2 is a neighborhood of a point A which belongs to X. So I have written therefore N1 intersection N2 is also a neighborhood of a point A belongs to X. So what we have shown that intersection of two neighborhood of a point is again a neighborhood of a point. So this was our objective to prove this theorem. So ये हमारा लेक्चर हमें यही प्रूव करना था इस लेक्चर में कि दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होता है उसी पॉइंट का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है
तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एक थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं नेबरहुड से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।